अच्छा, बहुत दिनों से वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप केवल सीबीएसई और आईसीएसई लोग का बनाते हैं। तो उन लोगों के बार बार के डिमांड से अब जो है हम डिसीजन लिए हैं कि चलो वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10 का उनका जो मैथ का बुक है जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको जो है मैं चैप्टर वाइज एकदम पूरा एक एक चैप्टर और उसका हर लेसन को तुम लोगों को समझाते हुए मैं उसको कंप्लीट करूँ। तो आज से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और तुम लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है वो लाइक और शेयर करोगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि हर एक के पास पहुंच जाए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या बंगाली मीडियम में। बंगाली मीडियम में तो हिंदी समझते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हिंदी वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ताकि हर एक के पास पहुंच सके ये, तो इसलिए तुम लोग ध्यान रखोगे कि दोस्तों के बीच चाहे कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम को बंगाली मीडियम को, उनको शेयर करोगे। ये चैप्टर वाइज आज से हम शुरू कर रहे हैं, एकदम पूरा हर लेसन को ठीक ढंग से समझाते हुए तुम लोग को करेंगे। तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के बीच शेयर करना, और अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैप्टर वाइज जो है हम लगातार तुम लोग को पहले इधर से देते जाएंगे, तो ताकि तुम्हारे पास हर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे सही ढंग से और सही उचित टाइम पर। साथ ही साथ बाद में तो सजेशन देते, इस बार सजेशन जैसे दिए हुए हैं मैथ के क्लास बोर्ड के लिए तुम लोग का, तो फिर सजेशन उसके बाद देंगे। तो इसलिए जो है आज से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये चैप्टर 1 है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक चर वाले द्विघात समीकरण। तो वन वेरिएबल जैसे x, तो यहाँ एक एक बात मैं जो तुम लोगों को समझाते जाऊंगा उसको ठीक से समझोगे और जो क्लू बता रहा हूँ उसको ठीक से नोट डाउन करते जाना। तो किस प्रकार से इसमें तुम्हारा सवाल जो है कैसे इजी ढंग से और हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, ताकि सवाल में फिर कभी गड़बड़ी तुम्हारा नहीं आएगा। तो कंसेप्ट को ठीक ढंग से एकदम, क्योंकि कंसेप्ट ही जो है तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से तुम कभी गलत नहीं करोगे। तो देखो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। तो फर्स्ट में देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है द्विघात मीन्स जिसका पावर 2 है। इसका फॉर्म पहले कैसा होता है, देखने में कैसा होना चाहिए। फॉर्म जो है उसका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो है एक बहुपदी राशि हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, दिस इज एन पॉलिनोमियल एंड whose पावर इज एक्स स्क्वायर मीन स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक मीन्स दो द्विघात माने दो घात है। घात मतलब क्या होता है, पावर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जो भी है उसके सामने जो अंक है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 3 4 जो भी हो सकता है, जो भी अंक रहेगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ABCD लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके सामने वाला जो नंबर है वो है गया a, और ये x के सामने वाला जो है वो b, और यहाँ पर एक जो कांस्टेंट नंबर रहेगा जो एक सिर्फ नंबर है, वो वेरिएबल नहीं है यहाँ इसमें, ये हो गया तुम्हारा c। तो ये 1 2 3 केवल 3 चीज है, 3 चीज मिलकर के तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखना होगा कि हम लोग इसको फर्स्ट द्विघात हम लोग क्यों कह रहे हैं। तो द्विघात ये घात है तब, यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर ये नहीं रहेगा तो ये क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, मतलब एक रैखिक समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण जो होता है जब इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पेपर में किस तरीके से जाएगा, ये देखो ये इस तरीके से ऐसे कटेगा, ठीक है ना। तो दो जगह कटेगा, ये ऐसे कट सकता है या इधर से कट सकता है, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। इसलिए ये द्विघात है, x का वैल्यू 2 बार आएगा। लेकिन ये अगर केवल bx प्लस सी रहेगा तो उसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो लोग ग्राफ इसके पहले बनाया होगा, उसका स्ट्रेट लाइन क्यों रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण जो है कब हो सकता है, व्हेन इट विल इट बी एन a quadratic equation, when will any given equation be a quadratic equation. So it will be a quadratic equation only when there is x square. That means if the coefficient
is non-zero. Coefficient of x square. If the coefficient of x square is non-zero, then only it is a quadratic equation. तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट देख रहे हैं, माने गुणांक देख रहे हैं, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और जब तक नॉन जीरो रहेगा, भले निगेटिव रहे, कुछ भी रहे, बस जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन लोग पूछता है, जैसे मान लो कि इस तरीके से पूछ दिया। एक सवाल यहाँ पे दिया p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सपोज मान लो यहाँ पे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि p का मान कितना होने पर यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। What will be the value of p so that it will not be a quadratic equation? तो इसका मतलब क्या बताएं हम कि अगर ये कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो नहीं होगा। इसका मतलब कि the coefficient here is p plus 2. So if p plus 2 is 0, then only it will not be a quadratic equation. Therefore we shall write here for not quadratic equation p plus 2 is equal to 0. अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए तो हमको p plus 2 ये जो है कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। जब इसको बाय सॉल्व करेंगे तो p is equal to -2। इसके मतलब कि अगर p का वैल्यू -2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पहले क्वाड्रेटिक का फॉर्म हुआ। अब हम लोग को समझना क्या होगा कि इसको सॉल्व करना। अगर हम लोग को यानी कि एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, अगर अकेला है तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ सपोज केवल ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इवन देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अकेला है तब भी, या कोई नंबर ही मान सकते हैं 2 है, तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर रहना जरूरी है, स्क्वायर रहना जरूरी है। अब कभी कभी जो ऐसा हो सकता है कि पावर तुमको दूसरा आ गया, द्विघात की जगह 4 आ गया। सपोज माने ऐसे आ गया ax⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ बताया जाएगा कि बोलो कि x के किस मान के लिए, माने कौन सा रूप में इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इन व्हाट वे इट कैन बी चेंज इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ जो 4 है यहाँ स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ax² का स्क्वायर, और ये bx² हो गया, और ये c इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं, मान लो कि लेट x² इक्वल टू सपोज यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, मान लो अगर y ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि स्क्वायर आ गया, ये सिंगल आ गया, ये सिंगल आ गया। यानी कि फॉर x², अगर x² को हम लोग एक सिंगल राशि मान लेते हैं तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो फॉर x² एज ए यूनिट इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब एक दूसरा चीज देखो कि बाद बाकी कुछ भी रहे तो लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व तो हम लोग बाद में कर सीखेंगे। अभी इसका एक चीज देखो, x² अगर है तो इसका मतलब कि इसका जब भी आंसर निकलेगा x का मान 2 तो निकलेगा। सपोज द फर्स्ट आंसर इज अल्फा and the second answer is beta. So always there will be 2 answers of x of the variable here. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक द्विघात समीकरण में x का हमेशा हमेशा मान 2 आएगा। ये अलग बात है कि दोनों कभी कभी सेम हो सकता है, x का मान एक 4 है, दूसरा मान भी 4 ही हो सकता है, बट 2 मान आएगा ही आएगा। ठीक, तो 2 मान आएगा। तो अल्फा और बीटा, इसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड, हम लोग इसको देते हैं, जैसे इसको रूट कर सकते हैं, इसका नाम है रूट। तो x है रूट ऑफ x, अगर बोलेगा रूट ऑफ x, तो ये रूट, जिसको हिंदी में हम लोग यहाँ पर मूल कहते हैं, और हिंदी में एक और नाम आता है बीज, आता है बीज। ठीक है, एक होता है शून्य, इंग्लिश में से रूट और जीरोस आता है। ठीक है ना, जीरोस। तो शून्य इसलिए कहा जाता है कि इसका जो भी आंसर आएगा ना, उस आंसर को अगर इसमें पुट किया जाएगा तो ये आंसर 0 आ जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम शून्य है ना। तो इसका जो आंसर निकलेगा, चाहे 5 6 निकला, 2 3 निकला, मतलब हम लोग सिंबल में ले लिए अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा 2 वैल्यू निकला, इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट और जीरोस।
जैसे मूल, बीज या शून्य कहते हैं। शून्य कहने का रीजन यही है कि जब इस आंसर को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके 0 आ जाता है। ठीक, तो ये इसका नाम है। अब इन लोगों में देखो एक खास रिलेशन है, इन लोगों में एक खास रिलेशन है। वो रिलेशन अभी बता दे, वो नेक्स्ट लेसन में मिलेगा, लेकिन एक जगह हम कंसेप्ट पहले क्लियर कर दे, फिर लेसन स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट बस बनाते हुए हम लोग निकल जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का अल्फा और बीटा। अब इसमें देखो क्या रिलेशन है। अगर ये अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं तो ये हमेशा इसके बीच रिलेशन है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा स्क्वायर टू सी बाई ए। यानी ये क्या हो गया, मूलों का योगफल, द सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये जगह मूलों का योगफल, इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में मूलों का योगफल, और ये हो गया मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। और सीधा हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारा हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन जितना आता है हम लोग इससे बना लेते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी तुम लोग का जो 3 मार्क्स का वाला क्वेश्चन रहता है वो भी इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो अब यहाँ से इसके हेल्प से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो, एक तो गिवन ही करेगा, मान लो कहीं पे तुमको रूट पता हो कि आंसर पता है, चलो एक तो इक्वेशन है जिसका एक वैल्यू है 5 और एक है -3, तो बोलो इक्वेशन क्या था। तो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। कैसे, देखो, तो उसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। समीकरण क्या निकलेगा हम लोग का, समीकरण मीन्स इक्वेशन, इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। कभी कभी देखोगे ये फ्रैक्शन में दिया रहेगा, फ्रैक्शन में कुछ भी रहेगा तो यहाँ मान लो कि फ्रैक्शन में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे से कि हम लोग आंसर निकाले बी बाई ए, तो आ सकता है ना। इसको फ्रैक्शन में हम लोग कर लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में आने पर जो भी एलसीएम अपने करोगे तो ये लास्ट में जो नीचे का वैल्यू रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सब सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे कुछ 7 आया, ये 7 इंटू 0 0 हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये लास्ट में जो रहेगा वही रहेगा, नीचे वाला खत्म हो जाता है, उससे डरना नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन है। अगर कभी भी रूट दिया रहेगा तो रूट के माध्यम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे भी तुमको बताया कि अगर ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन का 2 ठो रूट दी, मूल रूट दिया हुआ है ना, क्या क्या 5 और 3, यानी एक अल्फा मतलब 5 हो गया, बीटा -3 हो गया, तो वो कौन सा इक्वेशन था। तो लोग यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5 प्लस यहाँ पर -3 निकाल लिए तो कितना आ गया हम लोग का यहाँ पर 2 आ गया, और अल्फा इंटू 15 आ गया। तो यहाँ आ गया हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आ गया हम लोग का 2, तो 2x प्लस ये आया हम लोग का कितना -15 स्क्वायर टू 0। तो आ गया हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -15 स्क्वायर टू 0। तो दिस वाज द इक्वेशन हुज रूट वेयर 5 एंड -3। तो यही वो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग का 5 और -3 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे रूट दिया रहेगा तो तुरंत हम लोग आराम से मैंने निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा से। ये हुआ। अब एक अलग कंसेप्ट हम लोग देखें, क्या हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक गिवन इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या ये संभव है कि हर बार सॉल्यूशन निकलेगा ही, हर बार सॉल्व होगा, ये संभव है या नहीं है। दूसरा नंबर चीज, क्या हर बार रियल नंबर से, कि सब रियल नंबर वास्तविक संख्या, दिस ऑल आर द रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होगा कि अवास्तविक संख्या के विषय में थोड़ा सा आइडिया तुम लोग को दे दे। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रूट के अंदर अगर माइनस रहेगा तो ये अवास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे कि मानो अगर 36 है 36, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाता है +6 या फिर -6। लेकिन अगर -36 रहेगा तो ये किसी कीमत में देखने में लिखने के लिए तो लिख दिए, बट दिस इज नॉट रियल, दिस डजंट एग्जिस्ट, ये जो है नहीं है, ये रियल नहीं है। तो ऐसा मतलब निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक
जब पूछा जाएगा कि इसका नेचर क्या, प्रकृति क्या है, अगर हम लोग को पूछा ना, अगर क्वेश्चन में कही जाएगा, जब भी आएगा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, या आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होगी, कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी है ना, डिस्क्रिमिनेंट है क्या चीज हो, तो डी इक्वल टू ले रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको इससे मैंने इसको हम लोग फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि इसका मूल क्या होगा, किस तरह का होगा, वास्तविक होगा, बराबर होगा, अलग अलग होगा, अवास्तविक होगा, तो लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 3 शर्त है इसका। नंबर 1 फर्स्ट में ले रहे हैं कि इफ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, फर्स्ट में ले रहे हैं 0, अगर 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो इसके मतलब क्या हो गया कि दोनों मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल, ये हम लोग का हो गया रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो ये दोनों मूल समान होंगे, ये क्या है, समान, इक्वल होंगे, है ना, समान, दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होगा, ये पहला शर्त। दूसरा नंबर शर्त देखो क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, आंसर हम लोग का पॉजिटिव आएगा, जैसे +3 +4 से पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है वो रूट्स कैसे है, रूट्स आर अनइक्वल, ये समान नहीं मिलेगा, ये जो होगा अनइक्वल होगा लेकिन रियल होगा, तो ये असमान होगा, अलग अलग, असमान और रियल होगा। थर्ड हम लोग का है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव संख्या में आंसर आए, जैसे -3 -4 -1 कुछ भी ऐसे माइनस में अगर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रियल रूट नहीं है, इसमें जो है ये वास्तविक नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल, ये रूट जो रियल नहीं है ना, अगर ऐसा रहा तो ये आंसर, अगर ऐसा रहा तो हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे, आंसर नहीं निकालेंगे। अब 3 मेन होता है, लेकिन एक चौथा हम लोग तो और लेंगे। चौथा क्या हो गया कि अगर हम लोग ऐसे ले रहे हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, तो सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, वास्तविक होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, वास्तविक होगा। मतलब जब लोग क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि समान है, असमान, सिर्फ बोला है कि इसके मूल वास्तविक होंगे, तो इसका मान कितना होगा, पी का मान कितना होगा, के का मान कितना, उसमें कुछ दिया रहेगा, के का मान कितना होने पर वास्तविक होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि बराबर ही होगा या बराबर नहीं होगा। तो केस में सिर्फ पूछा गया है कि वास्तविक होगा, तो हम लोग ये डालेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों केस में वास्तविक है, रियल रियल है, तो दोनों केस में रियल है, इसलिए अगर ये दोनों शर्त में से या तो बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, वो रियल होगा, और 0 से जब भी छोटा होगा तो नॉट रियल होगा। तो ये हम लोग का शर्त को याद रखना होगा कि जब भी प्रकृति का पूछेगा इसका मूल जो कैसा है, लेसन करेंगे तो पता चल ही जाएगा कैसा, याद रखोगे इसको, ये सब चीज नोट डाउन करोगे। तो हम लोग इसके बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले लेसन 1.1 शुरू करते हैं। इतना ही मेन चीज है, ये 3-4 बातें याद रखे हुए तो सबसे इजी ढंग से निकल जाएगा, और उसके बाद हम लोग सीधा शुरू करते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में से कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझा कर लिखिए। इसका मतलब कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बताना है। तो फर्स्ट इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, तो नंबर 1 इसका दिया हुआ है x² माइनस
7x प्लस 2। तो ये क्या द्विघात माने द्विघात समीकरण है, समीकरण तो नहीं है, मतलब कि पॉलिनोमियल है ये द्विघात बहुपदी है। तो यहाँ पे देख रहे यस, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये है, इसमें क्या बोलेंगे यस ये है। फिर इसका 2 नंबर दिया हुआ है 7x⁵ माइनस x इंटू x प्लस 2। तो यहाँ तो 5 दिख रहा है और इधर कटने वाला भी नहीं है 5, तो ये सीधा बोल देंगे नो, ये जो है क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक, नंबर 3 अगर हम लोग देख रहे हैं तो नंबर 3 क्या देख रहे हैं कि ये है 2x इंटू x प्लस 5 प्लस 1। तो इसको इंटू करते कितना देगा 2x² प्लस 10x प्लस 1। तो देखो इस रूप में आ गया ax² प्लस bx प्लस c²। तो ये इस रूप में हम लोग को मिल गया, स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब कि ये यस ये है। 4th नंबर हम लोग देख रहे हैं क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1। तो इसमें कहीं भी द्विघात नहीं है, क्वाड्रेटिक यानी स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर सीधा हो गया नो, ये नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पूरा लिखा नहीं है, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल टू 0। कि a क्यों 0 नहीं है, क्योंकि a जैसे ही 0 होगा वो द्विघात नहीं रहेगा। तो इसको यही बता देना है कि ये द्विघात इसमें से कौन सा है, यानी कि यहाँ पे सीधा बताएंगे द्विघात कौन सा है। शॉर्ट में सीधा हमने पूछे तो क्वेश्चन का मीनिंग हुआ द्विघात कौन सा है। समीकरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है x माइनस 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये बस के कंडीशन। तो यहाँ पर देखो अब एलसीएम लोग, ये x है सबसे लीनियर बनाना होगा, ठीक है ना। तो ये नीचे का x है, x से सबको इंटू करते हैं, तो x के साथ इसको इंटू किए तो कितना होगा x² माइनस x प्लस इसको x से इंटू किए तो कितना हो जाएगा, कट करके ये 1 आ गया, उसको भी x से इंटू किए 6। ये सब जो है तुम लोग को पहले हम बता भी चुके हैं कि कैसे इसको फ्रैक्शन हटाते हैं। तो जो नीचे में है उसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट से लेकर एकदम एंड तक, तो फिर ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो देखो x², x से सबको इसका एलसीएम x ही आएगा, इसलिए सबको x से इंटू कर दिए। यहाँ में x से इंटू किए x², 1 में किए 1x, इसमें x से इंटू किए तो दिखा दिए 1 आया था, इसमें किए 6 हो गया। अब इसको इधर लाओ तो क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया हम लोग का x² माइनस x माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो 6x था इसको हम लोग लेफ्ट की तरफ लिए तो क्या हो जाएगा, देखो तो x² माइनस 7 के माइनस माइनस दोनों एक ही जाति का है, एक ही है, इसलिए हम लोग उसको प्लस कर देंगे, मिल जाएगा, लेकिन साइन वही जाएगा। तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर बताए थे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर सेम साइन ऐड 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 7x माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये इस रूप में है x² प्लस b² 0 रूप में है, यानी कि ये वो द्विघात समीकरण है। अब इसका सेकेंड देखा जाए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इसका है वह x प्लस 3y(x) इक्वल टू x²। क्या ये द्विघात समीकरण है, मतलब इस रूप में है। तो चलो हम इसको जैसे बताए थे कि हम इसको पूरा चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो x से सबको इंटू करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर x² प्लस x से इंटू x कट जाएगा 3 इक्वल टू x³। यहाँ तो x³ आ गया है ना, x³ आ गया, इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा नो, ये नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा ले रहे हैं। थर्ड क्या है, देखो थर्ड यहाँ पर x² माइनस 6√x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ पर √x है तो इसका वैल्यू कितना हो गया मालूम है। अगर √x इसको लेंगे तो देखो यहाँ पर x² को अगर हम लोग x को मतलब कि
रूट एक्स का स्क्वायर करने से एक्स होता है, इसके ऊपर फिर एक स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, ये रूट एक्स पावर 4 हो गया। यानी यहाँ पर अगर उसको चेंज करेंगे तो ये आएगा रूट एक्स पावर 4 माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पावर कितना हो गया, 4 हो गया, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब हम लोग फोर्थ नंबर ले रहे हैं। देखो नंबर 4 में है x माइनस 2, 4 में x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो अब हम लोग इसको देख करें तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया ना, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का आया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आगे हम लोग क्या यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब सबको इधर आओ तो क्या जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा इधर रखे प्लस 4x प्लस 4, इधर आकर माइनस 4 स्क्वायर टू 0। ये सब का सब जो है ये कट गया, लास्ट में 0 आ गया। तो यहाँ पर तो कोई एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये भी जो है नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन बोला है कि समीकरण x रेज़ टू 6, मैंने यहाँ पर x पावर 6, इसके बाद में है माइनस एक्स क्यूब प्लस नहीं माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि ये जो है चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। इसका मतलब कि x का किस पावर के लिए, फॉर व्हाट इंडिसेस और पावर ऑफ x इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या देखा 3 दूना 6, यहाँ पर डबल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। देखो एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ पे मान ले, है ना, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू अगर y लेते हैं तो ये हो गया हम लोग का वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, जो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है ना। यानी कि x का वैल्यू अगर हम लोग q लेते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो गया, तो x के क्यूब मान के लिए ये द्विघात समीकरण होगा। यानी कि x का क्यूब मान के लिए यह द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना, तब ये द्विघात समीकरण के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या कह रहा है कि a माइनस 2, यहाँ दिया हुआ a माइनस 2, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें दिया हुआ है कि a के किस मान के लिए, यहाँ पे पूरा छपा नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए a के किस मान के लिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, a के किस मान के लिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। मीन्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या बताया कि ये कब नहीं होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा। तो ये लिख सकते हैं कि फॉर a माइनस 2 इक्वल टू 0, फॉर a माइनस 2 मीन्स दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फॉर a minus 2 is equal to 0, it will not be a perfect, it will not be a quadratic equation। तो यहाँ लिख सकते हैं for माने के लिए x minus 2 is equal to 0 यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना, द्विघात समीकरण नहीं है। मीन्स फॉर
a minus 2 equal to 0, it is not a quadratic equation. When we solve it, a equal to 2 we find. तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर? a equal to 2, यानी कि यही आंसर हो गया. फॉर a equal to 2 it is not a quadratic equation. For a equal to 2 it is not a quadratic. ठीक है ना? तो ये जो है फॉर a इक्वल टू 2 इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, ये इसके लिए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कह रहा. हो गया वाला, समझ में आया? 4 का 2 सवाल है x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 3x. वेर इज x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0. लिखना जरूरी नहीं है, सब सिर्फ कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू 0 है और फिर यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 4 है. तो 4 भी नहीं है और 0 भी नहीं है. को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर x का गुणांक क्या होगा. दैट मीन्स इफ वी राइट इट इन द फॉर्म और इफ यू रिड्यूस इट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then what will be the coefficient of x? x का कोएफिशिएंट क्या होगा. तो बस इसको करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. आगे बोलिए 3x स्क्वायर माइनस, पर इसको ले लो तो प्लस x हो गया यहाँ पर, प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो उस रूप में आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो यहाँ पर x के आगे क्या है, कोई नंबर नहीं, 1 है. तो x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, x इक्वल टू 1. x का कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक. इसका मतलब क्या होता है, गुणांक. तो x का गुणांक कितना है, 1 इक्वल टू x का कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1. यहाँ पे 1. ठीक है. अब देखो इसका 3 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया, क्लियर हुआ. 3 नंबर क्वेश्चन है वो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 प्लस 2. इसको भी जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है. मीन्स रिड्यूस दिस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इस फॉर्म में हम लोग इसको लाना है. तो इस फॉर्म में हम लोग चलो इसको लाते हैं, सॉल्व कर दिया जाए इसको. लेफ्ट हैंड साइड में जैसे है वैसे ही ठीक है, कुछ भी नहीं करना. 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू. तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x ये हो गया. फिर 4 इंटू एक्स कितना हो गया, ये पर 4x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2. आगे कितना हो गया, ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया, ये 4 प्लस 3 7x प्लस यहाँ हो गया हम लोग का कितना 14. इधर लाया जाए कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x प्लस 23 माइनस 14 इक्वल टू 0. सब इधर लेफ्ट में ले लिए. आगे हम लोग का क्या आ रहा है, देखो 3x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया तो इसको 0x लिखो, है ना. अब प्लस यहाँ पे इसको माइनस किया तो कितना हो गया 9 इक्वल टू 0. तो ये लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया. तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 9. तो इस रूप में हम लोग उसको लिख दिए, है ना. इस रूप में हो गया ये. अब देखो 4 नंबर सवाल. 4 नंबर सम क्या है, x प्लस 2 टू द होल क्यूब.
x plus 2 to the whole cube is equal to x into x square minus 1। इसको भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0 समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है ना। और लिख करके तुमको बताना है क्या क्या चीज। इसको फर्स्ट इसको लिखना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0 के रूप में। और यहाँ हर एक का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स का गुणांक और एक्स 0 मतलब कि सी एक्स 0 का गुणांक निकालना हम लोग। तो चलो इसको करते हैं। इसको होल क्यूब का फॉर्मूला तोड़ना पड़ेगा। क्या आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला याद है, क्लास 8 में पढ़े थे कि ए प्लस बी टू द होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो उस फॉर्मूला में उसको सेट कर दिए, रिड्यूस कर दिए और यहाँ पे करो तो इंटू करना होगा तो कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया। आगे देखो इसको लो, एक्स क्यूब इधर ले लिए माइनस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 3 टू 6 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 दूना 4 थिया 12, ये 12 एक्स प्लस 8 और ये तुम लोग इधर ले ले इसको प्लस एक्स स्क्वायर टू 0। एक्स क्यू तुम लोग ले चुके हैं यहाँ पर, एक्स क्यू यहाँ पे आ गया और प्लस माइनस एक्स था ये प्लस एक्स हो गया। अब ये और ये कट जा रहा है तो क्या आ गया हम लोग का 6 एक्स स्क्वायर 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, यहाँ पर 13 एक्स प्लस 8 स्क्वायर टू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर टू 0। तो इसमें एक्स का कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मीन्स गुणांक कितना हो गया, गुणांक है 6 और एक्स का गुणांक कितना है 13 और एक्स 0 का गुणांक कितना है 8। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है तुमको सिर्फ समीकरण की रचना करनी है, ठीक है ना। तो समीकरण की रचना वैसे हम लोग नेक्स्ट लेसन जो करेंगे उसमें समीकरण की रचना भी करेंगे और उसको सॉल्व भी करना सीखेंगे। फिर भी एक 3 क्वेश्चन उसको करा दे रहे हैं तो समझ लो। वैसे 42 को 2 ऐसे भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे का वर्ग का समान हो, मतलब डिवाइड 42 इन such a 2 parts so that one will be the square of other। तो 42 को लोग 2 भाग में करना है, यानी कि एक संख्या, ये क्वेश्चन में ले रहे 5 का 1 बोला गया कि डिवाइड 42 into 2 such part so that one part is the square of another। यहाँ लेते चलो, माना पहला भाग द फर्स्ट पार्ट इज एक्स, देखो टोटल तो 42 ही था ना, तो 42 में से एक एक्स हो गया तो बचा कितना, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 42 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है कि एक भाग जो है दूसरे का वर्ग है, यानी कि अगर हम लोग लिख सकते हैं ये पारा कोई भाग लेते हैं इसको तो 42 माइनस एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको इक्वेशन में कर लो, सबको एक तरफ लेकर चले जाओ तो क्या हो गया, ना इसी को उधर लेकर चला जा रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इसका सेकेंड में देख लो, 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। तो तुमको इक्वेशन बनाना है कि 2 क्रमिक मीन्स 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 143। तो फाइंड द इक्वेशन। तो कैसे हम निकालते हैं, विषम संख्या कैसे मत बताना कि विषम ही होगा, वैसे हम लोग एक्स केवल लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन रूल होना चाहिए कि ये विषम संख्या अगर ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लेंगे विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे पता चलेगा, क्या लिया जाता है, विषम संख्या स्क्वायर टू 2x प्लस 1, क्योंकि इवन नंबर हो गया और ये हो गया हम लोग का ये 1 प्लस कर दिए तो ऑड नंबर आ गया।
तो इसमें 2x प्लस 1 x इज ए रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर है। तो बोला कि प्रोडक्ट, तो एक संख्या ये हो गया तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या में एक ये हो गया, तो दूसरा कितना आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा, इसमें 2 का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3 हो गया। 2 का डिफरेंस कैसे आता है, तुम जानते हैं कोई भी विषम संख्या, मान लो पहला विषम संख्या अगर तुम 13 ले रहे हो तो अगला क्या आ जाएगा, 14 तो सम संख्या 2 से कट जाएगा तो 15 आएगा, तो 2 के बाद आ रहा है, कहीं से भी ले लो, समझ मानो कि 25 ले रहे हो, 25 तो 2 से नहीं कटेगा, ये क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर है। तो इसमें हम लोग जैसे 2 ऐड करेंगे तब अगला निकलेगा, क्योंकि 26 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो गया, तो इसलिए हमेशा 2 का डिफरेंस रहता है। तो ये 2 का हम लोग लिए डिफरेंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का, ये पहला संख्या लिए 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 143, ये इक्वेशन हो गया। या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही छोड़ दो, जरूरत नहीं। थर्ड देख हम लोग क्या है, थर्ड बोला है 2 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का जोगफल। तो 2 क्रमिक संख्या मतलब कोई भी संख्या है ना, क्रमिक संख्या, एनी 2 कंसेक्यूटिव, देयर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज गिवन हियर। कितना दिया हुआ है, ये 313 है। तो क्रमिक संख्या किसमें सम विषम कुछ नहीं दिया है, तो क्रमिक संख्या सिर्फ 1 का डिफरेंस है। मानो एक 26 है तो अगला कितना 27, अगर 101 है तो दूसरा कितना 102। तो क्रमिक संख्या अगर हम लोग एक तो x लेते हैं कि पहला से संख्या लिए, पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस 1, x प्लस 1। तो यहाँ पे डाल देंगे सीधा प्रश्नानुसार क्या हो गया हम लोग का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम लोग का हो गया इन दोनों के वर्गों का जोगफल, यानी कि इसका स्क्वायर वर्ग हो गया और फिर इसका भी स्क्वायर, ये जोगफल बोला कितना है, तो 313 है, ठीक है, 330। तो ये इक्वेशन हो गया। या तो इसको स्क्वायर करके पूरा निकाल लो या इतने ही छोड़ दो, जैसे पूरा इसको कर दे रहा है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 313, 313। ये हो गया एक्स एक्स कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 313 इक्वल टू, इसको इधर ले लेफ्ट की तरफ, यहाँ आ गया हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इक्वल टू 0। देखो सब का सब 2 से कट रहा है, उसके साथ उसको तुम 2 से काट भी सकते हो, 2 से सब कट गया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसको 2 से काटो, 2 1 जा 2 1 2 5 जा 10 2 6 जा 2, ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन बना, ठीक है ना। वैसे यहाँ भी करके अगर छोड़ दिया जाए तो भी चलेगा, इक्वेशन प्राइमरी इक्वेशन वही है, और उसके बाद तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे तो हम लोग इक्वेशन इस चैप्टर का नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे इक्वेशन जब सॉल्व करना बताएंगे, कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ हम लोग इक्वेशन करेंगे। इसके बाद सीधा हम लोग लेसन 2 में पहुँच जाएंगे नेक्स्ट डे।